हेलो बच्चों, कैसे हो? और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 9th की हिस्ट्री, ठीक है? और क्लास 9th की हिस्ट्री में हम देखेंगे इसके चैप्टर 1 को, जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना? तो इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एक ओवरव्यू। आखिरकार इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और किस बारे में पढ़ना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस पैरा को मैं इस पैरा को पहले समझाता हूँ कि आखिरकार ये पैरा किस बारे में है और इस पैरा में क्या-क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर आप इसको ऐसे समझो, तो आप जब मूवी देखते हो कोई, ठीक है? आप जब कोई मूवी देखते हो, तो मूवी में क्या होता है ना कि आप उसका ट्रेलर देखते हो। ट्रेलर में क्या होता है ना कि आपको उस मूवी का पूरा ओवरव्यू दे दिया जाता है। एक ओवरव्यू आपको दे दिया जाता है और उस ओवरव्यू में आपको ये बताया जाता है कि उस पूरी मूवी में होने क्या वाली है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के इस वाले पैराग्राफ में, ठीक है? जो कि इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक ओवरव्यू है, ठीक? तो इसमें एक इंसिडेंस का ज़िक्र किया गया है, जो कि इंसिडेंस 14 जुलाई 1789 को हुआ था, ठीक? प्रकार इसमें समझाया क्या गया है कि उस दिन हुआ क्या था, 14 जुलाई के दिन 1789 में हुआ क्या था? तो इसको समझने के लिए मैं पहले एक स्लाइड ओपन करता हूँ जो कि हिंदी में है, और इसी चैप्टर का हिंदी एनसीईआरटी का ये कट आउट है, ठीक? तो चलो, तो पहले मैं इसे समझा देता हूँ आपको, इससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, पूरा का पूरा एकदम थ्योरेटिकल फीलिंग आएगा। देखो, हो क्या रहा है आखिरकार? तो इसमें जब आप देखोगे, तो इसमें देखो कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था, ठीक है? यानी कि सारे लोग डरे हुए थे। किस बात को लेकर के? बात ये थी कि सम्राट ने, यानी कि किंग ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था। यानी कि राजा ने बोला था, राजा कौन था? लुई 16th। लुई 16th ने सेना को बोला था, आर्मी ट्रूप्स को बोला था कि आप शहर में घुसिए, और लोगों के बीच अफ़वाह ये थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। यानी कि सारे लोगों में अफ़रा-तफ़री मची हुई थी कि राजा ने ऑर्डर दिया है कि सारे के सारे आर्मी ट्रूप्स क्या आ जाएँ, शहरों में आ जाएँ, और लोगों में अफ़वाह थी कि राजा अब ऑर्डर देने वाला है कि नागरिकों पर गोली चलाने का। और कौन चलाएगा गोली? राजा की सेना, यानी कि किंग की सेना। तो उसी के डर में लगभग 7,000 मेन एंड वुमेन टाउन हॉल के सामने जमा होते हैं। उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया, और सारे के सारे लोग, कितने लोग? ऑलमोस्ट 7,000 लोग। कितने लोग? 7,000 लोग एक साथ जमा होते हैं, और दे वेयर क्रिएटेड अ पीपल्स मिलिटिया, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि हथियारों की खोज में वे बहुत सारे सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए, ठीक? तो अब बात ये है कि अगर किंग ने अपने आर्मी ट्रूप्स को भेजा, ठीक है? सेना को अगर भेजा है, तो सेना आएगी हथियार लेकर के, आर्मरीज़ लेकर के, और लोगों के पास क्या है? आर्मरीज़ नहीं है, उनके पास कोई भी हथियार नहीं है। तो सबसे पहले अगर लोगों को राजा की सेना से लड़नी है, यानी कि पीपल्स को अगर किंग के आर्मी ट्रूप से लड़नी है, तो पहले उनको क्या चाहिए होगी? हथियार चाहिए होगा। इसलिए वो हथियारों की खोज में बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ज़बरदस्ती घुसते हैं, ठीक है? और खोजते हैं वहाँ पे सारे वेपन्स को। लेकिन क्या होता है कि सैकड़ों लोगों का एक समूह दूसरी तरफ, पूर्वी भाग में, ठीक है? ईस्टर्न साइड में दूसरे लोगों का एक ग्रुप बास्तिल पहुँचता है, ठीक है? बास्तिल पहुँचता है, और वहाँ पर एक जेल था, उस जेल को तोड़ा जाता है, और लोगों को लगता है कि उस जेल में भारी मात्रा में गोला-बारूद रखे होंगे, भारी मात्रा में हथियारों को रखा गया होगा। तो वो उन यहाँ पर तो वो सारे के सारे लोग वहाँ पर उन हथियारों को कब्ज़ा करते हैं, ठीक है? और इसी लड़ाई में बास्तिल का जो कमांडर होता है, वो मारा जाता है। साथ ही साथ बास्तिल में जितने भी कैदी थे, उनको छुड़वा लिया जाता है। हालाँकि कैदियों की जो संख्या होती है, वो सिर्फ़ होती है 7, 7, ठीक है? 7 कैदी थे, और सातों कैदियों को छुड़वा लिया जाता है। आगे क्या है? सम्राट की निरंकुश, यानी कि एब्सोल्यूट शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किले को घृणा का केंद्र माना जाता था। अब बात ये है, जो बास्तिल है ना, वहाँ पर एक जेल था, ठीक है? वहाँ पर एक फोर्ट्रेस जेल था, और उस जेल को लोग मानते थे ऐसा कि ये जो है एब्सोल्यूट पावर का एक सिंबल है, कि जब भी किसी ने राजा के खिलाफ में आवाज़ उठाया है, उसको पकड़ करके बास्तिल के किले, यानी कि फोर्ट्रेस जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए लोगों के प्रति इस जेल को देख कर के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और घृणा था। इसलिए क्या किया लोगों ने, उस पूरे के पूरे किले को ढा दिया, यानी कि गिरा दिया, और उसके बचे अवशेषों को बाज़ार में बेचने के लिए दे दिया गया। ठीक?
अब आगे आते हैं, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम इंग्लिश वाला देखेंगे अभी, ठीक है? डोंट वरी। पहले आप हिंदी में समझ जाओ इस पूरे के पूरे कंडीशंस को। उसके बाद क्या होता है, इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में और संघर्ष हुए। तो पेरिस में भी तो हुए ही, और उसके बाद पेरिस के जो बाकी के पेरिस से बाहर जो शहर थे वहाँ भी हुए विद्रोह। अधिकांश जनता रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी, यानी कि अधिकतर जनता जो थी, जो वहाँ के ब्रेड थे, उनकी बढ़ती हुई प्राइसेस पे हंगामा कर रहे थे। बाद में जब हिस्टोरियंस ने इस पूरे घटना को देखा, तब उन्होंने इसे एक स्टार्टिंग कड़ी के रूप में, यानी शुरुआती कड़ी के रूप में जोड़ा। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, जैसे आप देख सकते हो, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, उसके बाद एक सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। इसमें जर्मनी, इटली, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं आपका ऑस्ट्रिया, तो इन सारी जगहों पर एक अच्छा खासा रिवॉल्यूशन देखा जाता है, और उन सारे रिवॉल्यूशन की शुरुआत जो होती है, वो होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, है ना? अब मैं इस पूरे के पूरे डायग्राम को क्लियर करता हूँ। अब हम आते हैं अपने इंग्लिश वाले टेक्स्ट बुक पे। अब इंग्लिश वाले में क्या है? अब देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश के हिसाब से। ऑन द मॉर्निंग ऑफ On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. यानी कि 14 जुलाई 1789 की सुबह में, ठीक है, पूरे पेरिस में डर का माहौल था, ठीक है, खतरे की घंटी बज चुकी थी, और किंग ने, ठीक है, उसके आर्मी ट्रूप्स, उसकी आर्मी को ये ऑर्डर दिया था कि वो अब सिटी में आ जाए। लोगों के बीच में अफ़वाह फैल गई थी कि राजा अपने ही सिटीज़न्स पे क्या करने वाला है, गोली चलाने का ऑर्डर देने वाला है। तो इसी के डर में लगभग 7,000 कौन-कौन मेन एंड वुमेन जमा होते हैं, कहाँ पर? फ्रंट ऑफ टाउन हॉल, ठीक है? टाउन हॉल के सामने जमा होते हैं, और वो सारे लोग जमा होकर के अपनी एक पीपल्स आर्मी, यानी कि पीपल मिलिटिया का गठन करते हैं, उसे बनाते हैं, और इसे बना करके वो बहुत सारे सरकारी ऑफिसर्स, बिल्डिंग्स को तोड़ते हैं हथियारों की खोज में, ताकि वो क्या कर सकें, हथियारों को वहाँ से चुरा सकें, और राजा के जो आर्मी ट्रूप्स हैं, ठीक, उनके साथ लड़ाई लड़ सकें। सिंपल सा लॉजिक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल्स मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन द बास्टिल। ठीक है? अब क्या करते हैं, उस हिंदी वाले पीरियड में, उस हिंदी वाले इमेज में आपने देखा था कि कुछ सैकड़ों लोग, यानी कि कुछ लोग ईस्ट साइड जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, बास्तिल, ठीक है? बास्तिल फोर्ट होता है, जहाँ पर एक फोर्ट्रेस जेल होता है। और फोर्ट्रेस जेल में क्या करते हैं, वो उस पे हमला करते हैं, और क्या खोजते हैं, हथियारों को खोजते हैं, ठीक? उनके सारे हथियारों को लूट लिया जाता है, बट जब वो आर्म्स के लिए फाइट कर रहे होते हैं, तब उसी समय उस जेल का कमांडर, बासिल का कमांडर मारा जाता है, और वहाँ पे सारे के सारे प्रिजनर रिलीज कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, जबकि वहाँ पर सिर्फ 7th प्रिजनर कैद थे। उसके बाद क्या होता है, यर द बास्टिल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। अब सारे लोग उस बास्टिल के किले को हेट करते हैं, नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिस्पोटिक पावर का एक सिंबल था, ठीक है? हुँ। उसके बाद क्या किया जाता है कि उस जेल फोर्ट्रेस जेल को, ठीक है, डिमोलिश कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, और उसके स्टोन्स को, यानी कि उसके पत्थरों को मार्केट में बेच दिया जाता है, ठीक है? उन लोगों को, जो लोग हिस्ट्री की इस बहुत बड़े इंसिडेंट्स को अपने घरों में सहेज के रखना चाहते थे, सेफ रखना चाहते थे। उसके बाद क्या होता है, द डे दैट फॉलोड सॉ मोर राइट्स बोथ पेरिस एंड द कंट्रीसाइड। उसके बाद क्या होता है कि पेरिस में और पेरिस के बाहर गाँवों में, ठीक, इसी तरह के सेम रिवॉल्ट्स देखे जाते हैं, रिवॉल्यूशंस देखे जाते हैं, और मोस्टली लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं इस राइट्स के अगेंस्ट में, क्योंकि वहाँ पर ब्रेड के प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, ठीक? अब इस ब्रेड के प्राइस को बढ़ने का रीज़न हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, और ब्रेड का मतलब होता क्या था, ये भी आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम दे सॉ इट इज अ बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग इन फ्रांस। ठीक। अब जब हिस्टोरियन इस पूरे के पूरे इंसिडेंट्स को एक साथ देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये फ्रांस का, ठीक है,
जैसे फ्रांस का जो भी रिवॉल्यूशन है, ठीक है? इस फ्रांस का जो भी रिवॉल्यूशन है, वो सिर्फ़ क्या है स्टार्टिंग है। वो सिर्फ़ स्टार्टिंग है इस पूरे सीरीज़ की। क्योंकि फ्रांस के बाद ये जर्मनी में, ठीक है? इटली में, इन सारे जगहों पर अलग-अलग रिवॉल्ट्स देखे जाते हैं। चलो, तो अब इस पिक्चर की हेल्प से समझते हैं थोड़ा-सा हम। आई होप आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। ये देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर इमेज क्लियर होगी। तो इस पिक्चर में क्या दिया गया है, ध्यान से यहाँ देखते हैं, ठीक है? ये है फॉर्ट्रेस जेल, बास्तिल वाला और लोग यहाँ पर घुसते हैं, ये लोग हैं और ये आर्मी वाले हैं, ठीक है? अब लोगों और आर्मी के बीच में दोनों में लड़ाई होती है ना? जैसे बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं और ये सारे के सारे लोग हथियार निकाल करके ये देख रहे हो आप? ये सारे के सारे लोग देखो ये लोग हैं, ये सिटीज़न्स हैं, ठीक है? ये सिटीज़न अपने हथियार निकाल करके, हथियारों को चुरा करके चले जाते हैं राजा की आर्मी के साथ लड़ने के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक ही क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक? जिसका नाम है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं बच्चों, अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं कि ऊपर जो आपने ट्रेलर देखा था ना, वो अब पूरी मूवी देखनी है आपको। वो पूरी मूवी की तरह समझनी है आपको कि क्यों? आखिरकार वो 7,000 लोग आखिरकार वो 7,000 लोग क्यों वहाँ पर जमा हुए थे, है ना? और किंग ने क्यों अपने आर्मी ट्रूप्स को ऑर्डर दिया था कि आप क्या करिए? आप सिटी में एंटर करिए, ठीक? और लोगों में भी रूमर फैला हुआ था कि किंग जो है, वो क्या करने वाला है अब, ठीक है? उनके सिटीजन्स पे, ठीक है, ओपन फायर का ऑर्डर देने वाला है। इस चीज़ के रीज़न को समझेंगे हम लोग इस वाले पूरे पैराग्राफ में। तो चलो, तो शुरुआत करते हैं इसको। हुँ। हाँ, तो बच्चों, चलो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ देखो, यहाँ दिया गया है इन 1774, ठीक? In 1774, Louis XVI of Bourbon family of king ascended the throne of France। अब बताया जाता है कि फ्रांस का जो राजा है वो बनाया जाता है लुई 16 को। कब? 1774 में और उसे बनाया जाता है फ्रांस का किंग, ठीक है? उस समय उसकी जो एज होती है वो होती है बस 20 इयर्स और उसी समय उसकी शादी करवा दी जाती है किससे? तो एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस होती है, ठीक है? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस होती है, उसका नाम होता है मैरी एंटोनिएट। क्या होता है? मैरी एंटोनिएट। और जैसे ही उसे फ्रांस का राजा बनाया जाता है, ठीक है? तो वो नया-नया बना हुआ किंग पाता है कि उसकी पूरी की पूरी तिजोरी यानी कि पूरी का पूरा उसका खजाना, जिससे फ्रांस को फंड किया जाता था, जिससे महल को चलाया जाता था और जिससे सबों की सैलरी दी जाती थी, वो पूरी की पूरी खाली है। क्यों खाली है? रीज़न है यहाँ पे, है ना? अगर हम रीज़न को समझते हैं क्यों खाली है, तो यहाँ पर देखो, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, ठीक है? लंबे समय के वॉर ने क्या किया था ना कि फ्रांस के फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत खराब कर दिया था। उसी के साथ में एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेंटेज कोर्ट एट द एमेसेंस प्लेस ऑफ वर्साइल, ठीक है? अब यहाँ पर ये बताया गया है कि एक्स्ट्रा, ठीक है? जो मेंटेनिंग का कॉस्ट आता था, किसका? एक्स्ट्रा मेंटेनिंग का कॉस्ट आता था, ठीक है? वो भी उठाना पड़ता था उनको और एक्स्ट्रा वैगन कोड का मतलब है जो शाही महल होते थे ना, जो शाही दरबार होते थे, उनको बोला जाता था और वो कहाँ का था? इमेंस प्लेस ऑफ वर्साइल, ठीक है? वो वर्साइल का पैलेस था, ठीक? और वर्साइल के पैलेस की जो भी खर्चा होती थी, पूरी की पूरी उठाता था फ्रांस। अब बात यहाँ पर ये है कि जब ठीक है? जब लुईस 60 के अंदर में फ्रांस था, तब उसने क्या किया था कि लगभग 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को उन्होंने ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलवाया था। कितने अमेरिकन कॉलोनीज़ को? 13 यानी कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को उसने ब्रिटेन से छुड़वाया था। तो इन सब के बीच में वॉर लगती है, वॉर होती है, ठीक है? और वॉर में कुछ खर्चे भी होते हैं। अगर इसको आप लोग इस पूरे वाला पैरा को अगर हम एक स्लाइड्स की हेल्प से समझाएँ, तो ये वाला स्लाइड आप देखो, ठीक है? इसमें पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है। इसकी हेल्प से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक हाउसेस, ठीक है? अब बात यहाँ पर ये है, अगर फ्रांस की बात हो रही है, ठीक है? तो उसके इकोनॉमिक हाउसेस को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। क्यों फ्रांस की कंडीशंस खराब हो रही थी? इन 1774 लुई 60 बourbon फैमिली का किंग, ठीक है? थ्रोन पे बैठाया जाता है, यानी कि
किंग बनाया जाता है। उसी के साथ में 20 ईयर की एज में वो शादी करता है ऑस्ट्रियन प्रिंस मैरी एंटोनियट से, ठीक है? और जैसे ही उसे राजा बनाया जाता है, वो अपनी पूरी ट्रेज़री को खाली पाता है। खाली होने का रीज़न, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज़। उसी के साथ ही साथ स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि जो शाही दरबार होते थे, ठीक है ना? कहाँ के? प्लेस ऑफ वर्साइल के, ठीक है? जो शाही दरबार लगते थे, जहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे, फंक्शंस होते थे, ठीक है? तो उनमें खर्च होती थी और उन्हीं शान-ओ-शौकत को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते थे। उसके बाद helped 13 American colonies to gain independence from Britain. War added billion liberal to debt that already of more than 2 billion livers. ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि इन्हीं वॉर्स ने अमेरिका के 13 स्टेट ने, ठीक है, इनको छुड़वाने में जो भी खर्चा हुआ, वो पहले से फ्रांस कर्ज में डूबा हुआ था, उसी के साथ साथ और कर्ज में उसे डाल दिया गया और टोटल कितना हो गया? 2 बिलियन लिबरल, ठीक है ना? अगर लीवर देखना चाहो तो लीवर है ना, जो वो फ्रांस का करेंसी है, ठीक है? उस समय चलता था, जिसे जाकर के फाइनली 1794 में बंद कर दिया गया था, ठीक है? और उसकी जगह आ गया था आपका पाउंड। चलो ये देखो, ये ले लीवर, दिख रहा है? ये है लीवर। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला 24 लीवर है, तो ये था उसकी करेंसी। और यहाँ पर ईयर भी आप देख सकते हो, मेंशन है यहाँ पर 1793, ठीक? तो ये है लीवर करेंसी। अब आते हैं आगे हम लोग। अगला है लैंडर्स बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, यानी कि जो भी साहू या महाजनकार थे, यानी कि जो भी लोन देने का काम करते थे, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे थे कि अपने दिए हुए लोन पे अब 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे थे, क्योंकि पैसा था नहीं, ट्रेजरी पूरी खाली थी। तो उन्होंने अपने दिए हुए उधारियों में क्या किया कि 10% वो इंटरेस्ट जोड़ना शुरू करते हैं। टू मेक इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस लाइक मेंटेन आर्मी, courts, offices, etc. He was faced to increase tax. ठीक है? तो इसका पूरा मतलब ये हो जाता है कि ओवरऑल देखा जाए इसमें, ठीक है, तो फ्रांस की कंडीशन खराब थी और फ्रांस की कंडीशन को सबसे पहले ही आपको ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि क्या क्या वहां पर था, है ना? जैसे कि फिर से एक बार इकोनॉमिक हाउसेज में आ जाएगा। लुईस 60 को 1774 में क्या बनाया गया? बर्बन फैमिली का की तरफ से फ्रांस का किंग बनाया गया। 20 साल की एज में उसकी शादी कर दी गई मैरी एंटोनियट से। जब वो राजा बनता है तो उसकी पूरी की पूरी एम्प्टी, ठीक है, ट्रेजरी मिलती है उसको, पूरा का पूरा उसका जो बैंक अकाउंट है वो पूरा खाली मिलता है। उसी के साथ में बहुत सारा पैसा वो खर्च कर रहा था सिर्फ पैलेस, ठीक है, वर्साइल को मेंटेन रखने के लिए, जो कि उसके लिए एक्स्ट्रा वैगन कोड था। एक्स्ट्रा वैगन कोड मतलब शाही और भव्य, ठीक है, ये सब थे। तो इसको मेंटेन करने के लिए वो ये सारे काम कर रहा था। आगे देखते हैं। हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनी टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। उसने अमेरिका के 13 कॉलोनीज को फ्री करवाने के लिए ब्रिटेन से वॉर किया और इसी वॉर में उसके ऊपर 2 बिलियन लीवर का कर्जा आ जाता है। उसके बाद जो लैंडर्स हैं, यानी कि जो उधारी देने वाले लोग थे, ठीक है, उन्होंने अपने सारे दिए हुए लोनों पर अब 10% इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया था। उसी के साथ में राजा को अपने रेगुलर जो एक्सपेंसेस थे उसके लिए पैसे चाहिए थे। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, जैसे कि आर्मी। आर्मी के आपको एक्सपेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि आर्मी खड़ी है तभी देश खड़ा है। कोर्ट, कोर्ट्स को भी मेंटेन करना ज़रूरी है। उसके ऑफिसर्स, यानी कि काम करने वाले आर्मी और कोर्ट में काम करने वाले ऑफिसर्स को पेमेंट देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पेमेंट नहीं मिलेगा उनको तो वो काम छोड़ेंगे और काम छोड़ेंगे तो दिक्कत होगा। इसी की वजह से लुईस 16 ने क्या किया कि टैक्स बढ़ाने के बारे में सोचा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अब क्या करता हूँ ना मैं आपको उन दोनों की पहले फिगर दिखा देता हूँ कि लुईस 60 और मैरी एंटोनियट थे कैसे, ठीक है? ये देखो, ये है लुईस 60, ठीक है, और ये है मैरी एंटोनियट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक? शान शौकत देखो ना, इनकी शान शौकत देखो, इनके कपड़े देखो, ठीक है, इनके महल देखो पीछे के, इनके कपड़े देखो, ठीक है, इनके महल देखो, ठीक। तो बात ये है कि इन सबको मेंटेन करने के लिए खर्चे होते थे, ठीक है, और राजा और कोई भी राजी
राजशाही फैमिली अपने खर्चों को कम करना नहीं चाहेगी क्योंकि उनके खर्चों से उनके शान शौकत बनी हुई रहती है। ठीक है? तो चलो, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों आपको? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और कुछ पॉइंट्स आप मार्क करना चाहो तो कर सकते हो इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर तो वीडियो को पॉज़ करके उन स्लाइड्स को आप लिखना चाहते हो, तो वो भी लिख सकते हो। अगले वाले पैरा पे हम लोग आते हैं, यहाँ पर है, ठीक है? सोसाइटी। फिगर 2 थोड़ा समझाता हूँ मैं। फिगर 2 में यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट स्टेट, ये सेकंड स्टेट और ये थर्ड स्टेट, ठीक? ये बिल्कुल इस तरह से ये बिल्कुल एक ट्रायंगल के जैसे काम करता था, ये ट्रायंगल। फर्स्ट स्टेट के लोग, सेकंड स्टेट के लोग और नीचे थर्ड स्टेट के लोग। ठीक है, जैसे-जैसे ट्रायंगल ऊपर जाते जाओ, ठीक है, तो ये और पतला होते जाता है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर कम एरियाज़ है ना? कम एरिया है। तो फर्स्ट स्टेट के लोग वैसे ही कम थे, सेकंड स्टेट के लोग भी कम थे, थर्ड स्टेट के लोग सबसे ज़्यादा थे। तो फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लैरिगी। क्लैरिगी में कौन थे? क्लैरिगी में था हमारा चर्च, ठीक है? ओके। सेकंड था नोबिलिटी। नोबिलिटी में आते थे हमारे किंग और उनके रिलेटिव, उनके मेंबर्स, उनके मिनिस्टर्स। थर्ड स्टेट में आते थे बाकी बचे हुए लोग, जैसे में बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट्स ऑफिसर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, पीसेंट, आर्टिसियन, स्मॉल पीसेंट, लैंडलेस, लेबर्स और सर्वेंट्स। ठीक, देखा जाए तो थर्ड स्टेट भी 3 पार्ट में डिवाइड था। सबसे ऊपर थर्ड स्टेट में आते थे कौन? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट एंड ऑफिसर्स, लॉयर्स। सेकंड में कौन आता था? पीसेंट एंड आर्टिसियंस। थर्ड में कौन आता था? स्मॉल पीसेंट, लेबर्स, ठीक है, लैंडलेस लेबर्स एंड सर्वेंट्स। तो ये सारे लोग इसमें आते थे, थर्ड स्टेट में आते थे, और यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है आपको। ठीक, तो आगे देखा जाए तो यहाँ पर कुछ डेटास दिए गए हैं। फिगर 2 shows how the system of state in France society was organized. Peasant made up about 90% of the population, यानी कि जो peasants हैं, ये थर्ड सेक्टर वाले, ठीक है, वो टोटल पॉपुलेशन का कितना था? 90%। However, only a small number of them own the land they cultivated. और बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो कि फ्रांस की पूरी ज़मीन सँभालते थे, ठीक है? और 90% लोगों को देते थे कि आप इस पे खेती करिए। About 60% ऑफ द लैंड वाज़ ओन्ड बाय नोबल्स। ये जो सेकंड स्टेट देख रहे हो ना, राजा और उसकी फैमिली, ये राजा और उसकी फैमिली, इसके पास पूरे फ्रांस का लगभग 60% ज़मीन था, ठीक है? पूरा लैंड था, पूरे फ्रांस का कितना लैंड था? 60%। ओके, पूरे फ्रांस का 60% लैंड था। आगे देखते हैं। द चर्च एंड अदर रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स, दैट इज़ क्लैरिगी एंड नोबिलिटी। तो क्लैरिगी कौन थे? वो चर्च वाले, और वो किंग और उसके रिलेटिव वाले, ठीक है? एन्जॉयिंग सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। अब एक चीज़ यहाँ पर, प्रिविलेजेस बाय बर्थ, इसका मतलब क्या होता है ना कि विशेष अधिकार, ठीक है? जो कि जन्म से मिले हों, ठीक है? ये चीज़ बर्थ बाय द प्रिविलेज का मतलब होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो एक किंग है, ठीक है? उसका जो सन है, ठीक है? जैसे ही वो पैदा होता है, ठीक? तो उसको कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। वो विशेष अधिकार ये रहता है कि वो बच्चा, वो इकलौता उसका बेटा, ठीक है? वो उस पूरे स्टेट में सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सबसे ज़रूरी है। उसको सारी सुख-सुविधाएँ दी जाएँगी सिर्फ़ इसलिए कि वो पैदा हुआ है किसके घर में? राजा के घर में, ठीक? तो इसे बोलते हैं प्रिविलेजेस बाय द बर्थ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस वाज़, यहाँ पे देखो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस वाज़ एक्सपेंशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, ठीक है? और इनमें से सबसे ज़्यादा, ठीक है, इम्पोर्टेंट ये था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को टैक्स देना नहीं था। टैक्स कौन देता था? थर्ड स्टेट के लोग, ठीक है? ये सारे के सारे क्या थे? ये सारे के सारे टैक्स पेयर्स थे, है ना? ये चीज़। द नोबेल्स द नोबेल फर्दर एन्जॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस, ठीक है? और जो नोबेल थे यानी कि नोबिलिटी, ये किंग और उसके फैमिली वाले, ये नोबेल, किंग और उसकी फैमिली वाले, वो अधिकतर फ्यूडल थे। फ्यूडल प्रिविलेजेस का मतलब हो जाता है, ठीक है, ज़मींदारी, कि उनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी
उनके पास बहुत सारे ज़मीन होते थे और वो अपनी ज़मीनों पर, ठीक है, मज़दूरों से काम करवाते थे और उससे पैसे लेते थे। These include feudal dues, ठीक है? This included feudal dues which they extracted extracted from the peasant or peasant were obligated to render service to the lord. अब इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का मतलब ये हो जाता है कि अगर ये देखा जाए तो फाइनली जो पावर है, ठीक है, वो इस ट्रायंगल में किसके पास है? फर्स्ट स्टेट के पास में और सेकंड स्टेट के पास में। थर्ड स्टेट वाले जितने भी लोग थे, ठीक है, वो ऑलमोस्ट थे 90% आसपास, ठीक है। तो थर्ड स्टेट वाले उस टोटल पॉपुलेशन का लगभग 90% के आसपास थे, ठीक ना? और वही लोग टैक्स देते थे। टैक्स देने काम था सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों को। सेकंड स्टेट टैक्स नहीं देता था और ना ही तो फर्स्ट स्टेट टैक्स देता था, ठीक ना? तो ये कुछ थे प्रिविलेजेस। अब आगे बढ़ते हैं, अब चर्च वाला पार्ट समझते हैं, ठीक है? यानी कि जो इसमें जो क्लैरिगी है वो कौन थे? वो चर्च वाले लोग थे, है ना? तो चर्च वालों के लिए एक स्लाइड मैं ओपन करता हूँ आपके पास। यहाँ पर देखिए, इस स्लाइड से समझ लेते हैं। तो यहाँ देखो क्या है, 2 तरह के टैक्सेस लिए जाते हैं, ठीक है? एक था टाइथ और दूसरा था टाइल। एक था इनडायरेक्ट और दूसरा था डायरेक्ट, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो टाइड है ना, वो लेती थी चर्च। कौन लेती थी? चर्च, ठीक है? किसके लिए और किन चीज़ों पर? जो भी आदमी वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता था, ठीक है? उसका टोटल 1/10, ठीक है, चर्च को देना पड़ता था। वो था टाइप। और जो टाइल था ना, वो डायरेक्टली पे किया जाता था स्टेट को। स्टेट यानी कि किंग को, ठीक? इनडायरेक्ट टैक्सेस में एवरीडे कंजप्शन, सॉल्ट, टोबैको, बर्डन ऑफ टैक्सेस वेयर बोर्न बाय द थर्ड स्टेट, ठीक है? अब यहाँ पर बात ये है, इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट दिया जाता था इन प्रोडक्ट को यूज़ करने पे। जैसे अभी भी हम कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है? तो उसमें जीएसटी होता है, वो टैक्स हम डायरेक्ट देते हैं किसको? गवर्नर को देते हैं, है ना? तो यही सारे टैक्सेस वहाँ के फ्रांस के लोग भी अपने राजा को दे रहे थे, ठीक? तो 2 तरह के टैक्सेस हो जाते हैं, एक हो जाता है टाइड और दूसरा हो जाता है टाइड। तो आपको ये वाला स्लाइड भी क्लियर होगा आई थिंक। चलो, इनमें क्वेश्चन जब बनाए जाएँगे ना, तो ये बोला जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइड और टाइड? या डिफरेंशिएट बिटवीन टाइड एंड टाइड। तो आई होप इसको आप कर लोगे, ये इससे क्वेश्चंस आपसे अब छूटेंगे नहीं, ठीक है? यही उम्मीद है आपसे। चलो बढ़िया, यहाँ देखो, ये टाइड और ये टाइड यहाँ पर भी लिखा गया है, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं। आगे देखना है यहाँ पर, ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है स्पाइडर एंड द फ्लाई, ठीक है? चलो, अब इसे समझने के लिए ना थोड़ा-सा हम उसके फ्यूडल सिस्टम को समझते हैं। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था ना, कुछ ज़मींदार होते थे। यहाँ पर दिख रहा है आपको एक ज़मींदार? कुछ ज़मींदार होते थे और वो ज़मींदार सारे फार्मरों से क्या करते थे? टैक्स लेने का काम करते थे, ठीक? अब टैक्स कैसे लेते थे? ठीक है? वो उनके टोटल क्रॉप्स पे लेते थे। इमेज में भी क्लियर ना हो तो एक दूसरी इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम वही इमेज है ये, ठीक है? चलो, बढ़िया। तो इसमें तो क्लियर होगा, है ना? देखो, अब इसमें क्या है ना, इसमें क्या है कि ये फार्मर जो है, वो अपने ही खेत का प्रोडक्शन लाया है, ठीक है? देखो ये, उस वो वेजिटेबल लाया हुआ है, ठीक है? उसके लिए वो कुछ अनाज और कुछ पैसे लाया है उसके लिए, ठीक है? तो ये है कौन? एक्चुअली में ये है वो फ्यूडल, ठीक है? वो ज़मींदार है, जो उस गाँव की पूरी ज़मींदारी देखता था। जब भी कोई प्रोडक्शन होता था, तो सारे टैक्स वसूलने की जो राइट्स थे, वो इसी आदमी को दे करके रखा था राजा ने, ठीक है? तो ये इस पेंटिंग का जो फिगर का नाम है वो है द स्पाइडर एंड द फ्लाई, ठीक है? अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर है वो स्पाइडर एंड द फ्लाई, ठीक? ये उसका मकड़ा है यानी कि वो जाल है उसका, और एक बार जब वो फ्लाई यानी कि जब कोई भी मक्खी इसमें फँस जाती है, ठीक है? तो स्पाइडर क्या करता है, उसको धीरे-धीरे निकलना शुरू करता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो फ्यूडल होता था ना, वो एक स्पाइडर के जैसा काम करता था। जब भी किसी फार्मर की ज़मीन या फिर तो कुछ भी, ठीक है, जिससे उसे टैक्स लेना है, वो फार्मर देने में असमर्थ रहता था यानी कि वो नहीं दे पाता था, तब ये क्या करता था, अपनी तरफ से कुछ लोन रखता था, ठीक है? कि लोन ले लो और अपनी खेती पे, अपने ज़मीनों पे खेती करके और मुझे वो पैसे रिटर्न कर दो। लेकिन फिर से फार्मर उस लोन को देने में भी वो कैपेबल नहीं होता था, एलिजिबल नहीं होता था। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि तब फ्यूडल उस पूरे के फार्मर की पूरी ज़मीनों को हड़प लिया करता था। है ना? तो ये चीज़ थी।
यहाँ पे लिखा गया है द नोबल मैन इज द स्पाइडर द पीसेंट द फ्लाई। ये नोबल मैन क्या है? स्पाइडर है, और पीसेंट क्या है? फ्लाई है। ठीक है, इस बोरे पे लिखा गया है कोर्ट में, द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स। यानी कि शैतान को जितना मिलेगा, शैतान को उतना ही और चाहिए। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, चलो ये वाला कोड भी समझ लेते हैं। दिस पुअर फेलो ब्रिंग एवरीथिंग, यानी कि ये गरीब किसान अपने साथ सब कुछ लाता है। देख रहे हो ना, ये टोकरी में फल लाया है, कुछ पैसे भी लाया है। ठीक है, ग्रीन्स लाया है, फ्रूट्स लाया है, मनी, सैलेड। ठीक है, द फैट लॉर्ड सिट देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल। ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विथ अ लुक। ठीक है, वो अपने तरफ से सब कुछ देने के लिए तैयार है। ये फार्मर अपने तरफ से सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन ये फ्यूडल जो है वो उसको एक बार नजर उठा के देखता भी नहीं है कि उसने क्या लाया है, क्या नहीं लाया है। ठीक है, वो अपने ईगो एरोगेंस में वो रहता है, और फार्मर रखता है और चला जाता है। ठीक है, आप इसे कपड़ों से देख सकते हो, किसी जूते से देख सकते हो, इसके पोशाक से देख सकते हो। ठीक है, इसके कॉस्ट्यूम से देख सकते हो कि ठाट बाट कितनी रही है इसकी। ठीक, ये फ्यूडल हैं, ये पैसे दम पर कमाते थे, और कमाते कैसे थे? इन्हीं गरीब किसानों से। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ठीक है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अभी ये समझते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज अबाउट 23 मिलियन इन 1750 टू 28 मिलियन इन 1789। यानी कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन है ना, वो दिन बर दिन बढ़ते जा रही थी। सबसे पहले वो 23 मिलियन थी कब? 1715 में। उसके बाद हो गई 28 मिलियन कब? 1789 में, एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। तो क्या होता है कि जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, वैसे-वैसे लोगों की भीड़ जमा होती है, और जैसे ही लोगों की भीड़ जमा होगी तो उनके अंदर डिमांड क्रिएट होगा। किन चीज़ की डिमांड क्रिएट होगा? फूड गेन्स की डिमांड क्रिएट होगा। ठीक है? प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स की डिमांड क्रिएट होगा। लेकिन बात ये है, जितना प्रोडक्शन हो रहा था, प्रोडक्शन बिल्कुल उतना ही है, डिमांड बढ़ गया है, तो मार्केट में प्राइस क्या हो जाएगी? वो हाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सारे लोगों को ज़रूरत है किसकी? ब्रेड की। ठीक है? ब्रेड, ठीक है? जो कि फ्रांस की एक मेजॉरिटी कंज़्यूम करती थी। मेजॉरिटी का मतलब है फ्रांस का एक बड़ा हिस्सा। ठीक है? आपको पता है ना, वहाँ के टोटल पीसेंट्स कितने थे? 90% थे फ्रांस के, और उनमें से अधिकतर 90% में से अगर बोला जाए तो 85% पीसेंट जो है, वो अपने डेली न्यूट्रिशन के लिए ब्रेड पे ही डिपेंडेंट होते थे। तो उनका ब्रेड अलग था। ठीक है? समझ में आ रहा है? वो ब्रेड खरीद के खाते थे, बस ये फ़र्क इतना है कि हम उससे रोटी बनाते हैं, और वो लोग वहाँ पर बड़े-बड़े ब्रेड्स आते हैं, उसे लेते हैं और पूरी फैमिली एक साथ कंज़्यूम करते हैं उस चीज़ को। मोस्ट वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड एज़ लेबर्स इन वर्कशॉप whose owner fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise of price। तो वहाँ पर जितनी भी आबादी आई थी, ठीक है? 23 मिलियन कितने में थी? 1750 में, और 28 मिलियन हो गई थी 1789 में। यानी कि लोगों की भीड़ तो आ ही रही थी, ठीक है? तो जॉब क्रिएट हो ही रहे थे, बट जॉब जब क्रिएट हो रहे थे, तब क्या हो रही थी ना, कि जॉबों की डिमांड आ रही थी, लेकिन अधिकतर वर्कर्स के साथ क्या हो रहा था कि उनकी सैलरी जो है वो फिक्स कर दी जा रही थी कि आपको ना महीने के 10,000 रुपए दिए जाएँगे, ये फिक्स है, ठीक है? लेकिन वर्किंग आवर फिक्स नहीं की गई। उन्होंने बोला कि आप आइए, आपसे 8 घंटे काम करवाया जाएगा, कल वो आते हैं उनसे 10 घंटे करवाया जाता है, परसों वो आते हैं उनसे 12 घंटे करवाया जाता है, लेकिन पैसा मिलेगा 10 का 10 ही हज़ार। तो प्रॉब्लम ये थी, ठीक? तब वहाँ पर जनरेट होता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। क्या होता है सबसिस्टेंस क्राइसिस? सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है कि यहाँ पर देखो, ठीक है? स्ट्रगल टू सर्वाइव, ठीक है? सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब ये हो जाता है बच्चों कि डेफिनिशन में देखो, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। यानी कि ये उस क्राइसिस को बोलेंगे जहाँ पर जीने के लिए जो मूलभूत चीज़ें होती हैं, ठीक है? जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, ठीक है? वो भी खतरे में होती हैं। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। और आखिरकार हो क्या रहा था वहाँ पर उस सबसिस्टेंस क्राइसिस में, ठीक है? चलो, उसको आप रोक करके लिख लेना कहीं पे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। जो मैंने अभी स्लाइड ओपन किया था, सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, ठीक है? हो क्या रहा था सबसिस्टेंस क्राइसिस में? सबसे पहला सबसे पहला, ठीक है? सबसे पहला
पॉपुलेशन बढ़ रहा था, 23 मिलियन हो गई थी 15 में, 28 मिलियन हो गया था 1789 में। दूसरा, रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड गेन्स। तीसरा है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, यानी कि जितना भी फूड गेन्स का प्रोडक्शन हो रहा था वो उसके डिमांड के साथ मैच नहीं कर रहा था, डिमांड के साथ मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, कि अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के बराबर आपको फूड गेन्स चाहिए, ऐसा नहीं था। प्रोडक्शन हो रहा था 8 लोगों का और चाहिए था 100 लोगों को, इस तरह का क्राइसिस था वहां पर। तो जाहिर सी बात है फूड की प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सो राइज ऑफ ब्रेड, ठीक है, तो प्राइस ऑफ ब्रेड क्या होगा, रोज रैपिडली, रोज का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, रोज बढ़ना और स्लाइटली बढ़ना। ठीक है, वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज ऑफ इन प्राइस, यानी कि जो वेजेस, जो उनको पैसा मिलता था लेबर्स को, ठीक है, वो चीजों के प्राइस के साथ मैच नहीं कर रहे थे। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाइडेंड, ठीक है, तो अमीर और गरीब इन दोनों के बीच में जो गैप था वो हमेशा ज्यादा ही रहता था। सिचुएशन बिकम वर्स, ड्राउट हेयर, रिड्यूस द हार्वेस्ट, ठीक है, और सिचुएशन और भी बुरा होता गया, बद से बदतर होता गया, और क्या हुआ उसके कारण, ठीक है, कि कंडीशन और खराब खराब होती गई और आ जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। और सबसिस्टेंस क्राइसिस का डेफिनेशन आप देख चुके हो उस वाले पैरा में, और आपने उसे लिखा भी होगा, है ना। तो चलो, द स्ट्रगल टू सर्वाइव भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखना इस वीडियो को बच्चों, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाते जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, एक इमेज और है यहाँ पे, ये देखो, लोग जब ब्रेड के लिए दुकानों पे जा रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, ब्रेड सबको चाहिए था लेकिन अवेलेबल थी नहीं। ठीक, चलो। अब हमारा अगला टॉपिक है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब इसका मतलब है कि इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को एक छोटे से स्लाइड से हल समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो, ग्रोइंग मिडिल क्लास क्या थे ये, ठीक है, तो 18th सेंचुरी में क्या था ना, देखो, 18th सेंचुरी विटनेसेस द इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स, ठीक है, मिडिल और मिडिल क्लास, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि 18th सेंचुरी जो है वो विटनेस है इस बात का कि 18th सेंचुरी में एक नया सोशल ग्रुप यहाँ पर इमर्ज करता है सोसाइटी में, जिसका नाम होता है मिडिल क्लास। यहाँ देखो, दे अर्न वेल्थ थ्रू ओवरसीज ट्रेड। अब जो मिडिल क्लास यहाँ पर जनरेट हो रही थी ना, ये वाली मिडिल क्लास जो यहाँ पर जनरेट हो रही थी, ठीक है, अब वो पैसे कमाना शुरू करती है। तो पैसे आ कहाँ से रहे थे, तो पैसे आ रहे थे उनके ओवरसीज ट्रेड से। आपको पता है, ठीक है, कि बहुत सारे यूरोपियन कंपनीज ने, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बना करके रखा था, जिसमें से इंडिया भी था। और इंडिया से जो भी प्रोडक्शन आता था, जो भी प्रोडक्ट आता था, रॉ मटेरियल आता था, ठीक है, उनको बनाने का काम, उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम यूरोप में होता था, ठीक है। तो वो सारे के सारे छोटे लोग पैसे कमा रहे थे ओवरसीज ट्रेड से, वो वहां से सामान लाते थे और यहाँ पर उसे बेचते थे। एंड फ्रॉम द एक मिनट रुकिए, एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ वुलन एंड सिल्क, ठीक है, और वो उसी चीज को मैन्युफैक्चर करते थे वुलन में और सिल्क में। Merchants, manufacturer, lawyer, administrative officers were educated and believed the social position must be depend on merit not by birth. अब ये जो मिडिल क्लास है ना, अब उनके पास पैसा आया तो उन्होंने पढ़ना भी शुरू किया। जब उन्होंने पढ़ा तो वो मर्चेंट बने, मैन्युफैक्चरर बने, लॉयर बने, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने। और तब उन गरीब लोगों को समझ में आया, ठीक है, कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए ना, कि सोसाइटी में जो पोजीशंस हैं, ठीक है, जो उनके हायर पोजीशंस हैं, वो हमेशा होना चाहिए उनके मेरिट के हिसाब से। किसके हिसाब से? उनके मेरिट के हिसाब से, ना कि बाय बर्थ वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और इसी चीज को उस मिडिल क्लास ने कम किया। नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, ठीक है। और सोसाइटी में ऐसा कौन मान रहे थे? ऐसा मान रहे थे ये मिडिल क्लास के लोग, ठीक है, ऐसा मान रहे थे मिडिल क्लास के लोग कि सोसाइटी में कोई भी ग्रुप को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए ऑन बर्थ, ठीक है, बर्थ के हिसाब से सारे लोग इक्वल रहें, सारे लोग इक्वल रहें और सारे लोग साथ रहें, ये मानना था किनका?
ये मानना था मिडिल क्लास का। और कौन से मिडिल क्लास? जो ग्रो कर रही थी। किन कामों से? ठीक है? वो ओवरसीज़ ट्रेड कर रहे थे, ठीक है? वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, ठीक है? और साथ ही साथ वो वूलन एंड सिल्क को भी बना रहे थे। क्लियर है ये चीज़? चलो, आगे आता है कुछ फिलोसोफर्स। कुछ फिलोसोफर का मतलब ये है कि उसके बाद कुछ फिलोसोफर्स जुड़ते गए, ठीक है? उनकी आइडियोलॉजी जुड़ती गई और आइडियोलॉजी को जब लोगों ने पढ़ा, तब वो एक साथ, ठीक है, फ्रीडम के लिए, इक्वल लॉज़ के लिए, अपॉर्च्युनिटी के लिए एक साथ आवाज़ उठाना वो शुरू करते हैं। जैसे कि सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज़ एंड अपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल। और ये सब बात उनको समझ में कैसे आई? उन्हीं बड़े-बड़े फिलोसोफर्स को पढ़ करके, है ना? तो ये था हमारा मिडल क्लास वाला सेक्शन, ठीक है? ये था हमारा मिडल क्लास वाला सेक्शन, जो कि आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं, इसमें फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताना, अभी एक पैराग्राफ और बचा हुआ है बच्चों, ठीक है? अब यहाँ पर इस स्लाइड में देखो, यहाँ पर कुछ फिलोसोफर्स की बात की गई है, ठीक है? तो चलो बच्चों, अब यहाँ पे से कुछ फिलोसोफर को समझते हैं हम लोग, ठीक है? रोल ऑफ फिलोसोफर्स, जैसे कि मिडिल क्लास के ग्रो करने में हमने यहाँ पे पढ़ा ना, हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है, कि जब मिडिल क्लास ग्रो कर रही थी, ठीक है, तो उनके अंदर आइडियोलॉजी आई, ठीक है, और वो आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, उस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग उसने ये सोचा उन फिलोसोफर की मदद से कि सोसाइटी कैसा होना चाहिए, सोसाइटी होना चाहिए बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो वही सारे के सारे सुनो, वही सारे के सारे, ठीक है, आइडियोलॉजी को इन्हीं फिलोसोफर्स ने लोगों के मन में बैठाया था। क्या थे वो फिलॉसफी? जैसे कौन थे वो फिलोसोफर, ये भी देखते हैं। पहले थे जॉन लॉक। जो ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में वो ये बोलते हैं कि डिवाइन यानी कि जो शक्तियां हैं, ठीक है, भगवान की शक्तियां, और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क को तोड़ना चाहिए, उसका खंडन करना चाहिए कि क्यों हम चर्च की बात माने और क्यों हम मोनार्क की बात माने। ये चीज उसने बताया किसमें? अपने बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, लिखी हुई बुक, इसे पेंसिल निकालो, पेन निकालो और मार्क करना शुरू करो, ठीक है। दूसरा है आपका रूसो, ठीक है। रूसो ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस बारे में था? वो था गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि रूसो का मानना ये था कि गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट बननी चाहिए लोगों से, पीपल से, और पीपल, ठीक है, और वहाँ की, ठीक है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो यानी कि जो भी उस जगह को चलाएंगे, उन दोनों के बीच में एक समझौता होना चाहिए कि किस तरह से उस स्टेट को गवर्न किया जाएगा, ठीक है। ये जानते थे, ये चाहते थे रूसो, और उन्होंने अपने बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसका जिक्र किया था। आगे आते हैं लास्ट वाले पे, और वो है मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने जो बुक लिखा था, उस बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है। स्पिरिट का मतलब हो जाता है भावना, ठीक है, कानून की भावना, ठीक है। तो इसमें मतलब ये है, उन्होंने बताया था कि डिवीजन, किस चीज का डिवीजन? पावर का डिवीजन, एग्जैक्टली किसका डिवीजन? पावर का डिवीजन। और किसमें किसमें होगा? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। यानी कि लॉ कोई और बनाएगा, उस लॉ को इम्प्लीमेंट कोई और करेगा, और जुडिशरी उस लॉ को प्रोटेक्ट करेगी। तो इस तरह से इन तीनों के तीनों, ठीक है, सेकंड ये और थर्ड ये तीनों के तीनों फिलोसफर्स ने, ठीक है, उस समय के फ्रांस के मिडिल क्लास पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाला था, और उन लोगों को ये समझाया था कि प्रिविलेज जो भी होगी वो बाय बर्थ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ उन सारे लोगों को यूनिटी में लाने के लिए, एक करने के लिए, ठीक, इन फिलोसफर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आई होप आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आया होगा, ठीक है। इसको लिख लो, अच्छे से नोट कर लो। हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले पे चलने से पहले देख लो, जिनकी बात हो रही है वो दिखते कैसे थे और कौन थे वो, है ना? दिख रहा है? ये हमारे जॉन लॉक साहब, ये है हमारे जॉन लॉक, ये है जेन जोक रूसो, और ये है मॉन्टेस्क्यू, ठीक। चल, आई होप क्लियर होगा आपको यहाँ तक पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, है ना? यहाँ शुरू करेंगे हम।